नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। और यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनें। आज रजत के मकान पर विवाह की तैयारियां जोरों पर थी। पूरी सड़क घेर कर काफी दूर तक टेंट लगाई गई थी। शहर की सबसे नामी डेकोरेशन वाले ने सजावट का ठेका लिया था। सुनहरे तारों की लड़ियां, रंग बिरंगे बल्ब, झालर मैटी, सोफे और गद्दीदार कुर्सियां, सभी से वह पूरा क्षेत्र सजा हुआ था। स्वागत द्वार के पास ही परंपरागत शहनाई वादन हो रहा था। उसके लिए भी बनारस के प्रसिद्ध कलाकार बुलाए गए थे। जब मकान बना था तब भी पड़ोस में रहने वाले प्रोफेसर हंसराज जी को बड़ा आश्चर्य हुआ था कि इतना रुपया रजत के पास कहाँ से आया। उन्हीं को नहीं, अन्य लोगों को भी इस बात पर अचंभा हुआ था, लेकिन यह पूछने का साहस किसी में नहीं था। आज हंसराज को रजत की पुत्री के विवाह पर की गई सजावट और शान शौकत देखकर आश्चर्य हो रहा था। हंसराज हजारों रुपए वेतन पाकर भी कभी मकान बनवाने की कल्पना नहीं कर सके और 10 वर्ष इस कॉलोनी में किराए के मकान में रह रहे थे। उनकी पत्नी कभी कभी व्यंग में कह दिया करती थी, जाइए देख ली आपकी प्रोफेसरी, इस मास्टरी लाइन में रखा ही क्या है। देख लो सामने वाले लेखपाल संजय ने कैसी शानदार कोठी बनवा ली है, और उधर देखो थानेदार शर्मा जी ने नए ढंग से क्या प्यारा बंगला बनवाया है। अपने बाई और रजत की कोठी तो देखते ही रहे। एक फूड इंस्पेक्टर होकर रजत ने 4 वर्ष पहले ही कॉलोनी में मकान बनवाया था, और उस समय की लागत के अनुसार मकान बनवाने में केवल 10 लाख रुपए लगे थे। 4 बड़े कमरे, बैठक, रसोई घर, हर एक कमरे से जुड़ा हुआ टॉयलेट, सामने सुंदर लॉन जिसमें तरह तरह के फूल लगे थे, और पीछे एक बड़ा आंगन था। मकान की शान शौकत देखते ही बनती थी। इन्हें क्या बहुत तनख्वाह मिलती है? सच तो यह है कि शायद तुमसे आधे से भी कम तनख्वाह मिलती होगी, लेकिन देख लो क्या ठाठ है। सभी के बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, फल और मेवों से घर भरे हुए हैं, और एक हम लोग हैं, न ढंग से खा पाते हैं न पहन पाते हैं। वही कहावत हुई ना, नाम बड़े और दर्शन छोटे। हंसराज पत्नी की बातों पर अक्सर झुझलाया करते थे, किंतु वह जानते थे कि उनकी पत्नी की बातों में दम है और गहरी सच्चाई है। वह आज तक नहीं समझा सके कि इन लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे वे इतना बढ़िया शान शौकत भरा जीवन बिता रहे हैं, और वह ऐसा क्यों नहीं कर पाते। हंसराज जैसे सीधे साधे प्रोफेसर इस प्रश्न का उत्तर खोजने पर भी नहीं ढूंढ पाते थे। वह एक कॉलेज में भूगोल के प्राध्यापक थे। प्रायः उनका अधिकांश समय गहरे अध्ययन और चिंतन मनन में ही बीतता था। परिवार में पत्नी के अलावा एक बड़ा पुत्र और 2 पुत्रियां थी। पुत्र केवल बीए तक ही पढ़ सका और एक कंपनी में सेल्स प्रतिनिधि हो गया। उनकी दोनों लड़कियों ने एमए, एमएड तथा बीएड कर लिया। तीनों बच्चे बहुत सुंदर थे। लड़के का विवाह हो चुका था और एक बच्चा था। लड़कियों के विवाह की चिंता उन्हें परेशान किए हुए थी। कई वरों को उन्होंने देख लिया था और कई वर उनके माता पिता उनकी पुत्रियों को देख चुके थे, किंतु फिर भी वह कहीं बात तय नहीं हो पाई थी। वह काफी परेशान थे। सोचते थे कि दोनों ही लड़कियां विवाह योग्य हैं, एक आध हफ्ते के अंदर से दोनों का ही विवाह कर देंगे। लेकिन जब वर मिलेगा तभी तो विवाह होगा, किंतु वर कहाँ मिले। उनकी नजर रजत की कोठी की ओर गई। इस समय तक पंडाल भर चुका था। बड़े बड़े सेठ साहूकार अपनी अपनी कारों से आए थे। आखिर आते क्यों नहीं? रजत सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर जो था, इसलिए शहर के व्यापारी वर्ग के सभी गणमान्य व्यक्ति वहां उपस्थित थे। हंसराज जी चौंके। ओ, वे व्यर्थ की बातें क्यों सोच रहे हैं? उन्हें भी अब रजत के यहाँ पहुंच जाना चाहिए। घर की महिलाएं पड़ोस में जा चुकी थी। घर में अब उनके अलावा कोई नहीं था। वह भी जल्दी जाना चाहते थे, किंतु मन में अनजाने ही एक ऐसी अव्यक्त वेदना घर कर गई कि हृदय पर उन्हें एक भारी बोझ सा अनुभव हो रहा था। यह शायद अपनी पुत्रियों के विवाह तय न हो पाने के कारण था। पटाखों और बैंडबाजों की आवाज से उनकी विचारधारा टूटी। ओह, बारात आ गई। हंसराज तुरंत दरवाजे पर ताला लगाकर पड़ोस में चले गए। बारात अब बिल्कुल नजदीक आ चुकी थी और बैंड के शोर और नाच अपनी चरम सीमा पर था। आए हुए अतिथिगण उठकर खड़े हो गए थे। उनमें से कुछ आगे बढ़कर नाच देखने लगे।
वर का सजा सजाया घोड़ा अब स्वागतम वाले द्वार के बिल्कुल निकट आ गया था। हंसराज भी अब आगे बढ़ गए थे। परिवार की महिलाओं द्वारा अब वर का स्वागत हो रहा था। फूलों का सेहरा उठाकर वर के माथे पर तिलक किया जा रहा था। वर के मुख को देखने की उत्सुकता से हंसराज ने भीड़ में सिर उठाकर उसके मुख को देखा तो वह बुरी तरह चौंक गए। वर मुख उनका बहुत जाना पहचाना लगा। हंसराज का पूरा शरीर पसीने से भीग गया। यह सब कैसे हुआ? सचमुच यह कैसे हुआ? संजय यहाँ कैसे आ गया? लगभग 4 महीने पहले ही यही संजय अपने पिता, भाई, माँ तथा बहन के साथ उनकी पुत्री ज्योति को देखने उनके यहाँ आया था। उस दिन उन्होंने भी अपने आस पड़ोस के 3-4 आदमियों को इकट्ठा कर लिया था, जिसमें पड़ोस के रजत का परिवार भी सम्मिलित था। हंसराज को वह दिन अच्छी तरह याद था। संजय अत्यंत सुंदर व मनमोहक युवक था। वह अच्छे पद पर था। 1 वर्ष में बड़ौदा बैंक की किसी शाखा का मैनेजर बनने वाला था। उनके एक मित्र ने उससे तथा उसके परिवार से हंसराज का परिचय कराया था। लड़का उन्हें बहुत पसंद आया था और उन्होंने अपनी रूपमती पुत्री ज्योति का विवाह उससे कर देने का निश्चय कर लिया था। किंतु निश्चय कर लेना एक बात है और कार्य रूप में परिणत करना दूसरी बात है। उनकी हार्दिक इच्छा होने के बावजूद संजय और ज्योति का विवाह तय नहीं हो सका था। इसमें सबसे बड़े बाधक संजय के पिता थे। उनके उस समय कहे गए शब्द अब हंसराज के कानों में गूंज रहे थे। प्रोफेसर साहब, यह ठीक है कि आप एक बड़े कॉलेज में प्रोफेसर हैं। यह भी सही है कि आप अच्छी तनख्वाह पाते हैं, लेकिन यह बताइए आप हमें क्या दे सकते हैं? मेरा लड़का बीकॉम एमकॉम बैंक में बड़ा अफसर होने जा रहा है। हमने उसकी पढ़ाई लिखाई पर कई लाख से ऊपर खर्च कर दिया है और अफसर बनवा दिया है, इसलिए न कि हमें यह सब रुपया वापस मिल जाएगा। उन्हें रुक कर फिर कहा, यदि आप हमें 15 लाख रुपए नकद दे सकते हैं और लड़की के जेवर कपड़ों के अलावा फ्रिज, एसी, टेलीविजन और मोटरसाइकिल दे सकते हैं तो मिलाइए हाथ। बात अभी और इसी समय पक्की समझिए, नहीं तो हमें माफ कर दीजिए। हंसराज उस मांग को सुनकर अत्यंत विचलित हो गए थे। वह एक असिस्टेंट प्रोफेसर थे, जिसके पास वेतन और कुछ परीक्षाओं में परीक्षित होने से प्राप्त धन ही आमदनी थी। वह दहेज को सदा समाज और देश के लिए अभिशाप समझते रहे और दहेज के विरोधी थे। इसलिए उन्होंने अपनी आदर्शवादिता का निर्वाह करते हुए अपने पुत्र के विवाह में कुछ नहीं लिया था। उन्हें अपनी पुत्रवधू पसंद आ गई थी और वह प्रसन्नता के साथ उसे अपनी बहू बनाकर ले आए थे। वह उससे आज भी पूर्णतया संतुष्ट थे। उन्हें कभी भी उससे या उसके परिवार से शिकायत नहीं हुई थी। वे यही सोचते थे कि जब मैंने अपने पुत्र के विवाह में कुछ नहीं लिया तो मेरी पुत्रियों के विवाह में भी मुझे कुछ नहीं मांगेगा। किंतु आज उनका यह स्वप्न छिन्न भिन्न हो गया और वह पराजित हो गए। उनके सम्मुख ठोस यथार्थ आ चुका था। उन्होंने बड़े निराशा भरे स्वर में संजय के पिता से कहा था, आपकी मांग ऐसी है कि मुझ जैसा अध्यापक कभी पूरी नहीं कर पाएगा। एक पिता का सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि वह अपनी संतानों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देकर हर रूप में योग्य व समर्थ बनाकर उनका जीवन व्यवस्थित कर दे। वह कर्तव्य मैंने कर दिया है। मेरी लड़की अत्यंत सुंदर होने के साथ MA B.Ed है, गृह कार्य में पूर्णतया दक्ष है। मुझे विश्वास है कि जहाँ भी जाएगी वह घर उसे पाकर खुशी होगा। मैं आपको केवल एक ही भरोसा दे सकता हूँ कि अपनी सामर्थ्य से बढ़कर अच्छे से अच्छा विवाह करूंगा और आपको संतोष देने का प्रयत्न करूंगा, लेकिन किसी भी चीज को देने का वादा नहीं कर सकता। और रामनाथ जी अपने पुत्र संजय को लेकर वापस चले गए थे। हंसराज की पुत्री का विवाह तय नहीं हो पाया था। उस दिन वह बेहद निराश और मायूस रहे। उन्होंने उस दिन खाना भी नहीं खाया और किसी से बोले भी नहीं। जीवन में पहली बार उन्हें यथार्थ के ठोस धरातल का एहसास हुआ था। वह जान गए थे कि यह दुनिया अब उनके सपनों की दुनिया नहीं रही है। यह बहुत बदल गई है, सचमुच बेहद बदल गई है। अब वही लड़का संजय वर के रूप में सामने खड़ा था और वह भी पड़ोसी रजत के यहाँ। क्या रजत ने संजय के पिता की पूरी मांगे मान ली?
लेकिन यह कैसे हो सकता है? रजत के पास इतना रुपया कहाँ से आया? और उनकी लड़की भी तो अच्छी नहीं है, मात्र इंटर पास है। संजय को तो सुंदर लड़की चाहिए थी। क्या संजय ने उसे पसंद कर लिया? वह अपने कंधे पर किसी के हाथ की थपथपाहट से चौंके। सड़क के उस पार की कोठी के मालिक फूलचंद बगल में खड़े थे। उन्होंने पसीने में भीगा अपना चेहरा उनके मुख पर टिका दिया और खोए खोए से देखते रहे। फूलचंद उन्हें भीड़ से अलग एक किनारे ले गए और धीरे से बोले, मैं जानता हूं कि आप इस लड़के संजय को देखकर बेहद चौंके हैं और शायद दुखी भी हुए हैं। मैं आपके मन की व्यथा समझ रहा हूं प्रोफेसर साहब। बात इतनी है कि आजकल वरों की नीलामी हो रही है। जो जितनी अधिक ऊंची बोली लगाएगा वही अपनी पुत्री का विवाह कर पाएगा। रजत ने आपके यहाँ इस लड़के को देख लिया और उसके बाप से उसे खरीद लिया। उधर देखिए, सामने इशारा करते हुए फिर उन्होंने कहा, इसे देने के लिए नई बाइक खड़ी है। फ्रिज, एसी, टेलीविजन, स्टूडियो और टेप रिकॉर्डर कोने में रखे हैं। मंडप के नीचे साड़ियां और जेवरात की बहार पर भी नजर डालिए। यही सब तो इस वर के पिता को चाहिए था, जो आप नहीं दे सके थे। शायद आपको यह भी पता नहीं कि रजत ने तिलक की रस्म के समय 5 लाख रुपए दिए थे और शेष अब दिए जाएंगे। हंसराज ने भर्राए अटकते स्वरों में कहा, लेकिन रजत की लड़की, वह तो बहुत बदसूरत नहीं है, ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है। क्या लड़के ने उसे पसंद कर लिया? फूलचंद व्यंग से मुस्कुराए और धीरे से बोले, लड़के ने ही लड़की पसंद की शादी की है। लड़के को लड़की नहीं रुपया चाहिए था, दहेज चाहिए था, वह मिल गया। एक बड़े होटल में दावत पर इन सभी को बुलाया गया था। वहीं मोल भाव हुआ था और तुरंत वहीं तिलक की रस्म भी कर दी गई थी। तभी तो हम लोगों को पता भी नहीं चला। वह तो कल मेरी पत्नी को कहीं से यह सब कुछ पता चला, तब मैं जान पाया। हंसराज ने खोए खोए स्वर में कहा, फूलचंद जी, इतना सब कुछ देना मेरी सामर्थ्य के बाहर है। अब मैं क्या करूंगा? मेरी लड़कियां का विवाह कैसे होगा? फूलचंद जी ने सहानुभूति पूर्वक कहा, मैं आपकी कठिनाई समझ रहा हूं प्रोफेसर साहब, लेकिन आज का युग तो मोल भाव का युग है, नीलामी का युग है। आपने दुकानों में सजी हुई वस्तुओं पर कीमतें टंगी हुई देखी होंगी। बढ़िया माल चाहिए, बढ़िया दाम देने होंगे। वही हाल आजकल वरों का है। वर का जितना बड़ा सरकारी पद होगा, उसी अनुपात में आपको उसकी कीमत नगद एवं सामान के रूप में देनी होगी। फूलचंद जी ने थोड़ा रुककर कहा और फिर सांस भरकर धीरे से कहा, बोलिए, आप कैसा और कैसा वर खरीदेंगे? चाहे जैसा वर खरीदिए, शर्त यही है कि कीमत आपको देनी होगी। हंसराज हल्की सर्दी में भी पसीने से बुरी तरह भीग चुके थे। वह एकटक असहाय दृष्टि से फूलचंद को देखते रहे और फिर बिना कुछ बोले तेजी से अपने घर की ओर बढ़ गए। हंसराज कब तक बिस्तर पर ऐसे पड़े रहे, यह उन्हें याद नहीं। उनका शरीर निश्चेत अवस्था में था, किंतु उनका मस्तिष्क सक्रिय था। वह अनर्गल विचारों में डूबते उतराते रहे और उनकी तंद्रा तब टूटी जब उनकी पत्नी ने उनके माथे को सहलाया। फिर उससे धीरे से पूछा, सो गए क्या? उन्होंने धीरे से नेत्र खोलकर एक क्षण अपनी पत्नी को देखा और फिर उसे देखते ही रहे। पत्नी ने घबराए स्वर में पूछा, आपकी तबीयत ठीक तो है ना? आपकी आंखें लाल क्यों हैं? हंसराज धीरे से उठकर बैठ गए और धीरे स्वर में बोले, मैं ठीक हूँ शांति, मुझे कुछ नहीं हुआ है। पलंग के पास पड़ी कुर्सी पर पत्नी बैठ गई। कुछ क्षणों तक खामोशी रही। फिर शांति ने धीरे से कहा, रजत जी रात्रि भोज के लिए आपको काफी ढूंढते रहे। शायद वह लड़की के दहेज का सामान भी आपको दिखाना चाहते थे, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप क्यों चले आए। मैं तो इतना ही कहूंगी कि इस तरह दुखी होने से क्या होगा। हम अपनी व्यवस्थाओं की सीमाओं में बंधे हैं। हम अपने आप को बेचकर भी इतना सब कुछ नहीं दे सकते। किंतु मुझे विश्वास है कि चाहे देर से ही सही, वह समय जरूर आएगा जब कोई समझदार नौजवान इन दहेज के बंधनों को तोड़कर हमारी बेटी को ब्याह ले जाएगा। हाँ, हमें तब तक प्रतीक्षा करनी होगी। हंसराज ने भर्राए स्वर में कहा,
नहीं शांति, ऐसा विश्वास व्यर्थ है। सोने और चांदी से चमकते इस युग में हम सीमित साधनों वाले इंसान जिंदा नहीं रह सकते। क्या तुम्हें यह विचित्र नहीं लगता कि पड़ोसियों को कम पढ़ी लिखी बदसूरत लड़कियां एक एक करके ब्याही जा रही हैं, क्योंकि वे अच्छा दहेज दे सकने में समर्थ है, इसलिए कि उनके पास रिश्वत, सरकारी माल की हेरा फेरी और भ्रष्टाचार से कमाया पैसा है। और हम ईमानदार लोग असहाय एवं बेबस होकर यह सब देख रहे हैं और सह रहे हैं। शांति, आज धन और पैसे का बोलबाला है। चांदी के जूते के सामने इंसान ने अपनी शर्म हया, इज्जत, आबरू, मान अपमान सभी को ताक कर रख दिया है। इंसान सरे बाजार बिक गया है, नीलाम हो गया है। हंसराज थोड़ी देर रुके, फिर एक सांस भरकर बोले, मेरे दिल में एक ही बात की कसक है कि एक अध्यापक अपनी सीमित आय के कारण अपनी पुत्री का विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक वर की कीमत दे सकने में असमर्थ है। वर पक्ष वाले भी इसलिए अध्यापकों के पास नहीं आते। तब समाज का यह प्रबुद्ध वर्ग कहाँ जाए, क्या करे? मैं जानता हूँ कि इस प्रश्न का उत्तर मैं या तुम नहीं दे सकते। इस प्रश्न का तो पूरे समाज को ही उत्तर देना होगा। पत्नी की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला, केवल हल्की सिसकियों की आवाज सुनाई देती रही। पास के कमरे से कुछ और सिसकियों की आवाज सुनाई दे रही थी। ये सिसकियां उन लड़कियों की थी जो शादी का जोड़ा पहनने की प्रतीक्षा में जाने कब से बैठी थी और जाने कब तक बैठी रहेंगी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में एक नए वीडियो में।